फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर के दिन हम आज डेली द हिंदू एनालिसिस के जो भी टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करने में हमारा सिंपल तरीका रहता है कि हम हमारे खुद के डेली हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। और उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, उन हैंड रिटन नोट्स से आपको चीज़ें सिंपल और ईजी हो जाएगी। और जो टाइम आपको 50 मिनट्स में या 60 मिनट्स में जो किसी भी आपको लेक्चर पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे सिर्फ 25 से या 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका 50% टाइम रिड्यूस होगा। तो नाउ हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टडी एस्टिमेट्स काउंट ऑफ यूएवी रिक्वायर्ड फॉर द 3 सर्विसेज, यानी क्या किसके लिए है, ड्रोन्स के लिए है। ये सारी न्यूज़ है। तो अभी उसको पढ़ने से पहले कांजीरंगा की न्यूज़ भी आई है आज। कांजीरंगा सेंचुरी रीओपन्स विद ट्राइब्यूट टू ब्रिटिश एयर ऑफिसर्स। ठीक है, चलो। उसके अलावा एक जम्मू कश्मीर के अंदर जो चेनाब ब्रिज बना हुआ है चेनाब रिवर के ऊपर, उसके बारे में न्यूज़ आई है। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी एस्टिमेट्स काउंट ऑफ UAV रिक्वायर्ड फॉर द 3 सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले MQ-9B आर्म ड्रोन, यानी आर्म ड्रोन इससे रिलेटेड डायरेक्ट हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है कि एक MQ-9B आर्म ड्रोन है जो कि MQ-9 रिपर का वेरिएंट है। ठीक है, MQ-9B हैज़ 2 वेरिएंट, एक तो उसके अंदर स्काई गार्जियन है, एक सी गार्जियन है। यानी स्काई गार्जियन यानी जो स्काई का ध्यान रखता है, और सी गार्जियन यानी जो समुद्र के ऊपर जो मिसाइल, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी ये है, जो भी उसके अंदर समुद्र के अंदर जो भी मिसाइल्स या पनडुब्बी है उसको कौन सा ड्रोन निगरानी रख सकता है, तो MQ-9B ऑपरेट एट द 40,000 फीट पर ये ऑपरेट कर सकते हैं इन हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर भी। आपको याद रखना है MQ-9B आर्म्ड ड्रोन। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अभी ये न्यूज़ के अंदर है और न्यूज़ में करंट अफेयर्स में दे रखा है इसका नेम। तो अगर इसका नेम दे रखा है तो ये हमारे लिए काम का हो चुका है। मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स, यानी ये 40 घंटे तक ये चल सकता है कंटिन्यूसली, इतना इस ड्रोन की कैपेसिटी होती है। इसके फीचर समझ लो। इसके अंदर ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग का सिस्टम है। ये अवॉइड एंड डिटेक्ट कर सकता है सिस्टम को, उसका पता लगा सकता है। एंटी स्पूपिंग GPS होता है इसके अंदर, GPS सिस्टम भी होता है। उसके अलावा एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं इसके अंदर, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक्स भी होते हैं। ठीक है, नीड फॉर इंडिया के लिए ज़रूरत क्या है, तो टू काउंटर द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ चाइनाज सबमरीन एंड वॉरशिप टू सपोर्ट इट्स काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले टू काउंटर करना ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ चाइना सबमरीन एंड वॉरशिप, क्योंकि हमारे लिए क्या जरूरत है इन ड्रोन्स की। तो अभी इसके अंदर हमने 2 ऑलरेडी पढ़ लिए। स्काई गार्जियन 2 टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्काई गार्जियन, एक होता है सी गार्जियन। तो जो चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस बढ़ रहा है उसकी सबमरीन एंड वॉरशिप, उसको काउंटर करने के लिए इस ड्रोन की जरूरत है। उसके अलावा टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट भी इसकी सपोर्ट की जरूरत है। और काउंटर इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंसी होती है नक्सलवादी एरिया में, उसके अंदर ड्रोन कहीं पर भी पहुंच सकता है, वो छोटे से छोटे एरिया के अंदर अपना एक्सेस बना सकता है और वहाँ से हम ड्रोन के थ्रू अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा इसके इंडिया के अंदर बेनिफिट्स क्या है, तो स्ट्रेटेजिक एड, यानी ये स्ट्रेटेजिक क्षमता होती है इसके अंदर, और ये हमें डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी, मतलब डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए भी इसका सबसे बड़ा रोल है। इससे हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम चीज़ों को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा GPS, एंटी स्पूपिंग GPS लगा होता है, इससे ये पता चल सकता है कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर ये हो रहा है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग का सिस्टम होता है। इस तरह MQ-9 भी याद रखना है आपको। ठीक है, और UAV मतलब ये जो अनआर्म्ड व्हीकल होता है, जिसके अंदर कहने का मतलब है कि उसको ड्रोन का फुल पे, मतलब ड्रोन को UAV ही बोला जाता है। ठीक है, अनआर्म्ड व्हीकल। ठीक है, उसके अलावा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ का, USA का हेलीकॉप्टर है। पहले हमारे पास रशिया का एक हेलीकॉप्टर था, रशियन मिसाइल। ठीक है, तो रशियन ओरिजिन, मतलब ये क्या करेंगे, जो रशिया का एक मिसाइल का नाम है Mi-35 हेलीकॉप्टर। पहले वो Mi-35 हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह कौन से हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, अपाचे AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर पर अटैक करने के लिए काम किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाई एक बोइंग प्रोडक्शन है, जो USA की संस्था है, उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अपाचे क्या करेगा, जो रशियन ओरिजिन Mi-35 हेलीकॉप्टर है उसको रिप्लेस करने का काम कौन सा हेलीकॉप्टर करेगा, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। और ये ऑल वेदर केपेबल, यानी जितनी भी वेदर हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, बहुत ज़्यादा स्मॉग हो, बहुत ज़्यादा कोहरा हो, इस तरह किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर ये केपेबल है उसमें काम करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा शूट फायर, यानी ये फायर कर भी सकता है। एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी नष्ट करने का काम कर सकता है। ये एयर टू एयर मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर है तो इसका काम, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। उसके अलावा रॉकेट्स, जो कि वर्सेलिटी टू, मतलब प्रोवाइड करते हैं वर्सेलिटी टू हेलीकॉप्टर इन नेटवर्क सेंट्रल एरियल वॉरफेयर, यानी जो एरियल वॉरफेयर होता है, जो हवा के अंदर कोई ऐसी वॉरफेयर है तो उसको नष्ट करने का काम भी करता है। एयर टू एयर मिसाइल को अटैक करने का काम भी करता है। उसके अलावा शूट फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर भी फोकस करता है। उसके अलावा ये टॉपिक्स हम कंप्लीट हो गया। समझो मेरी बात। एक तो UAV, हमने जो अनआर्म्ड व्हीकल पढ़ा है उसके अंदर क्या सिस्टम है कि उसके अंदर ड्रोन्स का सिस्टम आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब ड्रोन तो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे लिए न्यूज़ कुछ काम की नहीं है, हमारे लिए क्या काम की है, UPSC, RAS और जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर हमें एक कितना सा छोटा सा ध्यान रखना है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं
उससे हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालना है जो कि हमारे प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है और मेंस के अंदर जो हमारे लिए काम का हो। उसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जो कांजीरंगा की न्यूज़ आई है। कांजीरंगा सेंचुरी रीओपन्स विद ट्राइब्यूट टू ब्रिटिश एरा ऑफिसर, यानी जो ब्रिटिश एरा ऑफिसर है उनको ट्राइब्यूट देने के लिए कांजीरंगा सेंचुरी को फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो हमारे लिए ये न्यूज़ काम की नहीं है, हमारे लिए क्या काम की है कि भाई कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सबसे पहले आसाम के अंदर है। इसको क्रिएट किया गया था 1904 के अंदर, ठीक है। डिक्लेयर किया गया था एक नेशनल पार्क इन 1974 के अंदर इसको नेशनल पार्क की दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2007 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। याद रखना 1904 में तो इसकी स्थापना हुई, इसको क्रिएट किया गया। उसके बाद 1974 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा 2007 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। उसके पहले मतलब टाइगर रिजर्व का बना 2007 में, नेशनल पार्क का बना ये 1974 के अंदर। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। याद रखना ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को के द्वारा कांजीरंगा नेशनल पार्क को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो 1985 के अंदर, ठीक है। 1974, 1985 और 2007। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। एज इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति की माइग्रेटिंग एंड इनहेबिटेटेड बर्ड, यानी ऑलरेडी जो वहाँ पर रह रही है या बाहर से कोई ऐसी प्रजातियाँ बर्ड्स की, यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ का वास है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। और इसको किसके द्वारा बोला गया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी। उसके बाद सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके किनारे पर ये सिचुएटेड है। कौन सा क्या नाम है, मतलब कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पर स्थित है। मेजरली नॉन फॉर बिग फोर स्पीसीज, यहाँ पर बिग फोर स्पीसीज पाई जाती है। एक तो है रहीनो, एक होता है एलिफेंट, एक रॉयल बंगाल टाइगर, एक एशियाटिक वाटर बफेलो। याद रखना रहीनो, एलिफेंट, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो, चारों चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद अनस 37 पासेस थ्रू इट और डिप्लू रिवर रन थ्रू इट, एक डिप्लू रिवर है वो भी इसके अंदर से गुजरती है। इसके अंदर कौन से लैंडस्केप पे पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिड्यूट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉल ग्रासेज, ओपन जंगल एंड शॉर्ट ग्रासेज। याद रखना एक तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिड्यूस फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, टॉल ग्रासेज पाई जाती है, ओपन जंगल एंड शॉर्ट ग्रासेज, ओपन जंगल एंड शॉर्ट ग्रासेज वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, कांजीरंगा नेशनल पार्क जैसे न्यूज़ में आता है उसके अंदर सबसे फेमस कांजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर एक वन हॉर्न रहीनो, जिसको इंडियन रहीनो भी बोलते हैं, ग्रेटर वन हॉर्न रहीनो भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, लार्जेस्ट ऑफ रहीनो स्पीसीज, ठीक है। वन हॉर्न रहीनो के अंदर जो ये स्पीसीज है, रहीनो जो स्पीसीज है उसके जैसे रहीनो स्पीसीज में क्या 5 टाइप के रहीनो पाए जाते हैं, उसके अंदर जो इंडियन रहीनो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है। याद रखना नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया के अंदर पाया जाता है। और हमारा जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी इसके लिए फेमस है वन हॉर्न रहीनो के लिए, ठीक है। IUCN में इसकी स्थिति क्या है, वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1। याद रखना साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1। याद कैसे, IUCN के अंदर वल्नरेबल पोजीशन इसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1, इसका मतलब इस पर बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशन है इसकी। और साइट्स के अंदर जो इसकी ट्रेडिंग है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, उसके अंदर अपेंडिक्स 1 है। इसका मतलब है कि इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, इंटरनेशनली इसका मतलब आदान प्रदान नहीं हो सकता है, ठीक है। इंडिया इज होम टू 85% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है। वन हॉर्न रहीनो की 85% पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, इंडिया के अंदर, जिसमें कौन कौन से, एक तो यूपी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर पाई जाती है। असम के अंदर केवल असम के अंदर टोटल जो, जैसे मेरी बात सुनो, वर्ल्ड के अंदर जो रहीनो की पॉपुलेशन है, वन हॉर्न रहीनो जो इंडियन रहीनो है उसकी टोटल पॉपुलेशन जितनी उसकी 85% कहाँ पाई जाती है, इंडिया के अंदर। और उस 85% का 91% केवल असम में पाया जाता है, जिसके अंदर मेनली कांजीरंगा नेशनल पार्क और पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 रहीनो स्पीसीज का नाम सुन लो। एक तो ग्रेटर वन हॉर्न रहीनो जो कि इंडियन रहीनो है, वो वल्नरेबल पोजीशन है। वाइट रहीनो नियर 3 टन, वाइट जो रहीनो होता है वो नियर 3 टन पोजीशन पे है। उसके अलावा ब्लैक रहीनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो ब्लैक रहीनो नाम सुना है कभी, तो ब्लैक रहीनो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, उसकी पोजीशन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक होता है जावा रहीनो वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और एक सुमात्रा रहीनो, वो तो एक्सटिंक्ट हो गया है, उसकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस तरह 5 रहीनो, एक तो ग्रेटर वन हॉर्न रहीनो वनरेबल, वाइट रहीनो नियर 3 टन, ब्लैक रहीनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जावा रहीनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सुमात्रन रहीनो वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, रेलवे डेवलप एंटी फ्रीज फ्लशेज एंड फ्यूल टैंक्स फॉर जर्नीज इन जम्मू एंड कश्मीर। एक जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज बन रहा है, किसके ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। अब वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो बन रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब सर्दी पड़ती है तो वहाँ पर माइनस में तापमान चला जाता है, और जब तापमान इतना डाउन हो जाता है तो वहाँ पर
जो बर्फ पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। तो इससे अगर हमने ब्रिज तो बना दिया है, उस पर रेल भी निकलेगी, तो रेलवे का जो फ्यूल होगा वो भी क्या होगा, रेलवे का फ्यूल जब नदी उस ब्रिज से क्रॉस करेगी, मतलब जो ट्रेन, तो उसका फ्यूल भी जम जाएगा, तो ट्रेन कैसे चलेगी, उसके अंदर जो भी पानी होगा वो भी जम जाएगा। तो इस तरह ये न्यूज़ है। लेकिन अभी हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इंडियन रेलवे ने एक एंटी फ्रीज ऐसे ऑयल फ्यूल टैंक्स की स्थापना कर दी है जो एंटी फ्रीज है, जिसके अंदर वो फ्रीज नहीं होंगे, वो जमेगा नहीं फ्यूल और पानी भी नहीं जमेगा जम्मू कश्मीर की जर्नी के अंदर। तो हमारे लिए ये काम की न्यूज़ नहीं है कि क्या कर दिया, ठीक है। हमारे लिए न्यूज़ काम की कि चेनाब ब्रिज, तो सबसे पहले चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है एंड ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसका पार्ट है। क्या नाम है, चेनाब ब्रिज, और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। दिस प्रोजेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो प्रोजेक्ट है उसके रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। दिस प्रोजेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन मार्च 2002 के अंदर। 1315 मीटर लॉन्ग एंड इज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, ठीक है। 1315 मीटर लॉन्ग है और इज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड है, बीइंग 369 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल। अब मेरी बात को समझो, इसके अंदर क्या है, ये प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया गया है प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन मार्च 2002 के अंदर इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बना दिया गया है। उसके अलावा 1315 मीटर लॉन्ग होता है और हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होता है इन द वर्ल्ड, बीइंग, समझो मेरी बात को समझ लेना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बना दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है मार्च 2002 के अंदर। उसके बाद 1315 मीटर, जो 1315 मीटर का तो ये लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है। उसके अलावा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, बीइंग 369 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल, जो रिवर की सतह लेवल होती है, जो रिवर की बेड लेवल होती है उससे 369 मीटर्स ऊपर है। इतना बड़ा ब्रिज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है और 1315 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। इसके फीचर्स क्या है, तो इसके अंदर वाइंड स्पीड यानी 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की स्पीड को भी ये झेल सकता है। उसके अलावा ये ब्लास्ट लोड को, अगर कोई ब्लास्ट लोड है तो उसके लिए भी डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई ब्लास्ट भी हो जाता है तो उसको भी ये सहन कर पाएगा। उसके अलावा अगर कोई अर्थक्वेक आता है जो कि हाईएस्ट इंटेंसिटी कितनी होती है, जोन 5, अगर उस इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आता है तो उस फोर्स को भी सहन कर सकता है। इस तरह इस ब्रिज को बनाया गया है। अब चेनाब रिवर कौन सी है, तो सबसे पहले ये अपर हिमालय के अंदर राइज होती है चेनाब रिवर इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है इंडिया का, उसके लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपर हिमालय के अंदर राइज होता है चेनाब रिवर। कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसके अंदर चंद्र एंड भागा रिवर के मिलन से किस नदी का उद्गम होता है, चेनाब रिवर। एट तांडी 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कीलोंग इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर साउथ वेस्ट के अंदर से 8 किलोमीटर दूर टांडी पे इस मतलब चंद्र एंड भागा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जो चंद्रा नदी है नियर चंद्रताल के निकट पाई जाती है। याद रखना, जो चंद्रा नदी है वो चंद्रताल के निकट पाई जाती है। इट फ्लोज थ्रू जम्मू, यानी ये जम्मू पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है एंड जो वहाँ पर फ्लो करती है बिफोर फ्लोइंग इनटू द इंडस रिवर से मिलने से पहले जम्मू रीजन, पंजाब रीजन से और एंड पाकिस्तान के अंदर से कुछ एरिया से फ्लो करते हुए इंडस रिवर में मिलती है। और ये इंडस रिवर का कहाँ गिरती है, तो अरब सी के अंदर, अरेबियन जो सी है हमारा अरब सागर है उसके अंदर जाकर इंडस रिवर फॉल होती है। समझना, चंद्रा एंड भागा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, ठीक है। और ये नियर चंद्रताल के निकट चंद्रा नदी का उद्गम होता है। और जो चेनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पीति एंड लाहौल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अपर हिमालय में राइज होने का काम करती है चेनाब रिवर। अब ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताओ जो चेनाब रिवर पर बन रहे हैं, तो वो है एक तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, एक सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया। उसके अलावा डल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो डल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा पक्कल डल डैम अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी जो पक्कल डल डैम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। डल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इस तरह चेनाब रिवर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम भी मैंने बता दिया, याद रखना है। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से, एक तो सलाल डैम है, एक डल हस्ती है, उसके अलावा पकाल डल डम को भी याद रखना। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। और एक है मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा, डल हस्ती भी किश्तवाड़ में है, उसके अलावा पकाल डल डम भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी सिंपल हो गया। एक सोलर एक्लिप्स, ये भी न्यूज़ में आया है। सोलर एक्लिप्स का देख लो आप, 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ। देखो ये है सोलर एक्लिप्स। टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स, सबसे पहले सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स सन मून एंड अर्थ, जब सन मून एंड अर्थ, जब ये तीनों, एक तो सन, एक मून और हमारी जब पृथ्वी, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है और मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो दिस ब्लॉक्स द रेज ऑफ द सन, ये सन की जो रेज होती है किरणों उनको फ्रॉम रीचिंग द अर्थ कोजिंग ए सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अभी इस चीज़ को समझ लो, वैसे मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि सन मून एंड अर्थ जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, सोचिए तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, और अर्थ एंड सन के बीच में जब मून आ जाता है तो सन की जो किरणें हैं वो कहाँ नहीं पहुँच पाती है, पृथ्वी के पास, और जब पृथ्वी के पास नहीं पहुंच पाती है तो उसको क्या बोला जाएगा, सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अब एक टोटल सोलर एक्लिप्स, जब द मून कंप्लीटली, जब जो मून होता है चंद्रमा अगर सूरज की रे को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है तो उसको बोलते हैं टोटल एक्लिप्स, ठीक है। एंड कास्ट ए शेडो ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर केवल एक शेडो बनाने का काम करता है कि हाँ सूरज की सिर्फ परछाई दिख रही है, तो इसका मतलब हो गया कि पूर्ण, हमें जिसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद एक एन्युलर
एन्यूलर एक्लिप्स, उसके अंदर क्या होता है कि मून कवर करता है सन फुल्ली, मून सन को पूरी तरह से कवर तो कर लेता है, लेकिन ड्यू टू द इट्स रिलेटिवली स्मॉल साइज, यानी जो रिलेटिवली स्मॉल साइज के कारण आउटर रिंग ऑफ द सन, सन की जो आउटर रिंग है वो कंप्लीटली विजिबल होती है। समझना एक चीज़ कि इसके अंदर क्या होता है, मून सन को पूरी तरह से कवर तो कर लेता है, लेकिन मून की स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, सन कंप्लीटली विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ, उसकी आउटर रिंग विजिबल होती है, पूरा तो नहीं विजिबल होता है क्योंकि मून की साइज छोटी होती है। अगर हमारे सामने दो वक्र है, एक वक्र की साइज छोटी है तो दूसरे वक्र की केवल रिंग नजर आएगी। इस तरह मून अगर सूर्य से छोटा है तो छोटा होने के कारण सिर्फ सूर्य की चारों तरफ की जो रिंग नजर आती है तो उसको क्या बोलेंगे, एन्यूलर एक्लिप्स। ठीक है, एन्यूलर एक्लिप्स भी समझ में आ गया, उसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाएगा। अब एक और समझ लो पार्शियल एक्लिप्स, उसके अंदर क्या होता है कि मून कवर से पार्ट ऑफ द सन, मून क्या करता है, सन के किसी पार्ट को ही कवर करता है, एंड कास्ट ओनली द आउटर पार्ट ऑफ इट्स शेडो, और केवल आउटर पार्ट का जो शेडो है उसको कास्ट करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, समझो कि इसके अंदर केवल पार्शियल रूप से ही मून कवर करता है, सिर्फ सन के कुछ पार्ट को कवर करता है, और कुछ पार्ट तो नजर आता है और कुछ पार्ट बिल्कुल नजर नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये सोलर एक्लिप्स आपको समझ में आ गया। अब नीचे अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं हम, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप देख लो एक बार, मैंने वही लिखा है, टोटल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द न्यू मून, जब न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड कोस्ट द डार्केस्ट पार्ट ऑफ इट्स शेडो, द मतलब जो एम्ब्रा ऑन अर्थ, ए फुल सोलर एक्लिप्स नोन एज टोटलिटी इज ऑलमोस्ट एज डार्क एज नाइट, यानी बिल्कुल ये अंधेरे की तरह होता है, क्योंकि जब सूर्य पूरा ही डूब जाएगा तो एक तरह से ऐसा लगेगा कि अंधकार छा गया है। ड्यूरिंग ए टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन द मून कवर्स द एंटायर डिस्क ऑफ द सन, सन की पूरी डिस्क को कवर मतलब ये कवर कर लेता है। व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन ओनली द सन्स कोरोना इज विजिबल, केवल सन की कोरोना विजिबल होती है। सोलर एक्लिप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स दे रखे, मतलब डिफरेंट टाइप्स बता रखे हैं उसको, तो उसके अंदर सबसे पहले जब मून कंप्लीटली सन की डिस्क को कवर कर लेता है तो केवल सन की कोरोना विजिबल होती है, ऐसा लग रहा है कि केवल सन दिख रहा है, मतलब सन का प्रकाश तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ वहाँ पर एक सन की तरह ही एक आकृति दिख रही है, तो उसको सन की कोरोना विजिबल होती है। इसको क्या बोलेंगे, टोटल एक्लिप्स बोलेंगे, बिकॉज एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द एक्लिप्स द स्काई गोज डार्क, स्काई डार्क हो जाता है, एंड टेम्परेचर कैन फॉल, और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एन्यूलर एक्लिप्स का मतलब मैंने समझा ही दिया है कि मून कवर्स द सन फुल्ली बट ड्यू टू इट्स रिलेटिवली स्मॉल साइज फ्रॉम द अर्थ, बट दिस इट इज रिलेटिवली स्मॉल फ्रॉम द अर्थ, दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। इसके बाद पार्शियल एक्लिप्स भी आपको समझा दिया है और सोलर एक्लिप्स का मतलब भी आपको दिखा दिया है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट है। आज के टॉपिक इतने मतलब सारे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। उसके अंदर सोलर एक्लिप्स को पढ़ लिया है हमने, उसके अलावा उसके अंदर चेनाब ब्रिज को पढ़ लिया है, उसके अलावा कांजीरंगा नेशनल पार्क को पढ़ लिया है, वन हॉर्न राइनो को पढ़ लिया है, और उसके अलावा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक MQ-9B आर्म्ड ड्रोन, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना है आपको। और उसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो मुझे लगता है आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और इजराइल हमास का वॉर अभी चल रहा है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, सेम न्यूज़ चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरे जो लेक्चर पढ़ाया है उसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे इंप्रूव करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें ये अच्छा है और आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।